हेलो दोस्तों स्वागत है आपका च्यूज ट्यूब पे। तो दोस्तों ये हमारा बीएचयू बीएससी क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 11 है और स्टूडेंट्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी, गॉस लॉ पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों का एक डाउट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितने कि बीएचयू बीएससी एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें क्योंकि मैं स्टूडेंट इसमें पहले सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के रिलेटेड फिजिक्स पढ़ाता हूँ, पूरी थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद में बीएचयू एंट्रेंस का क्वेश्चन करा देता हूँ। तो स्टूडेंट जो बीएचयू की थ्योरी है बीएचयू बीएससी में फिजिक्स की, वही थ्योरी आपकी बोर्ड के भी है, मैं सेम वही सिलेबस पढ़ाता हूँ। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं या यूपी बोर्ड में हैं तो आप यहाँ से अपनी फिजिक्स को रिवाइज कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं क्रैश कोर्स में। और स्टूडेंट डिटेल में मैं आप लोगों के लिए आगे सीरीज शुरू करूंगा, ये सीरीज खत्म होने के बाद, तो वो और डिटेल में होगा, लेकिन यहाँ से आप चीजों को समझ के अपनी बुक्स को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, फॉर्मूले बताए जाएंगे, और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा बीएचयू के, उससे आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल को करना भी अच्छे से सीख जाएंगे। इससे आपको टेंशन नहीं होगी न्यूमेरिकल करने में, और कंपटीशन के भी न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आप बोर्ड के न्यूमेरिकल्स तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ कंपटीशन के भी न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो स्टूडेंट मेनली यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गॉस थ्योरम। तो स्टूडेंट गॉस थ्योरम पहले तो मैं आपको बता दूं, जो फ्लक्स होता है डेल्टा फाई होता है वेक्टर ई डॉट डीएस। डेल्टा एस यहाँ पे लिखा हुआ है तो वेक्टर ई डॉट डीएस। देखिए स्टूडेंट पहले तो ये सरफेस है हमारा, इसका जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में, तो नीटा कैप मान लीजिए इसका नॉर्मल है, और ये देखिए इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है इसका नॉर्मल, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी उससे थीटा एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो जो हमारा फ्लक्स होगा स्टूडेंट वो होगा 5 इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि वेक्टर ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमें कॉस थीटा तो आएगा हमारा, तो उसके लिए थीटा हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो थीटा है स्टूडेंट वो वेक्टर ए और नॉर्मल के बीच का एंगल है। आप कहीं सरफेस के इस एरिया से एंगल ना मेजर कर लें तो ये रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट, ये गलत है, तो इसलिए इसका ध्यान दें। और जो हमारा एंगल है वो नॉर्मल और वेक्टर ई के बीच है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और जो गॉस थ्योरम है स्टूडेंट वो कहती है कि जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो चार्ज इनक्लोज्ड होता है उस सरफेस में वो कंसीडर किया जाता है, जो चार्ज सरफेस के बाहर होगा इसमें कंसीडर नहीं होगा। तो स्टूडेंट क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीएस इक्वल्स टू क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको स्टूडेंट गॉस लॉ है ये। तो स्टूडेंट इसके एप्लीकेशन, गॉस लॉ का एप्लीकेशन से हम बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेके यहाँ पे हमने स्केलर क्वांटिटीज को इन्वॉल्व कर दिया है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम उस क्लोज लूप में या उस क्लोज सेल में हम क्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे और वहाँ का एरिया यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारी की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरीके से द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सुन ये ध्यान रखें कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस और उसको डिवाइड करेंगे अगर एप्सिलॉन नॉट से तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा, फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा थ्रू द क्लोज सरफेस। जो उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू इससे मिल जाएगी, और इसके थ्रू इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा कि गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और एंगल का ध्यान हमें किस तरीके से रखना है कि हमें नॉर्मल और वेक्टर ई के बीच का एंगल लेना है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने चार्ज डेंसिटीज के बारे में। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो स्टूडेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू होता है क्यू बाई एल। तो स्टूडेंट अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के राउंड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो लैम्डा डिफाइन करते हैं हम क्यू बाई एल करते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, अगर मान लीजिए कोई सरफेस है उस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस सरफेस एरिया ए पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी स्टूडेंट सिग्मा होगी क्यू बाई ए। तो स्टूडेंट यहाँ से आप इसका यूनिट भी ध्यान रखें कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट है वो कूलम पर मीटर है, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट है वो है कूलम पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, अगर क्यू चार्ज किसी वी वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होगी वो होगी रो इक्वल्स टू क्यू बाई बी। तो इसकी जो यूनिट है स्टूडेंट कूलम पर मीटर क्यूब। तो देखिए एप्लीकेशन में आपको मैं पहले एक पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके वेरीफाई करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा पॉइंट चार्ज क्यू है
इसकी वजह से हमें यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस एरिया में। तो हम एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारा जो पॉइंट चार्ज है तो हमारा जो पॉइंट चार्ज है उसके लिए गॉसियन सरफेस हमारा स्पेरिकल आ रहा है स्टूडेंट्स। स्पेरिकल ले लेते हैं और लाइन चार्ज के लिए मान लीजिए सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। तो स्टूडेंट इस गॉसियन सरफेस को डॉटेड लाइन से हमने गॉसियन सरफेस बना लिया और हम जानते हैं कि जो हमारा चार्ज क्यू है उससे जो फील्ड लाइंस निकल रही है स्टूडेंट वो रेडियल है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए हमने स्मॉल एरिया डीएस ले लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस डीएस की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि नॉर्मल जिस सरफेस का है वो भी ई के ही डायरेक्शन में है, तो ई डॉट डी एस जो लेंगे वो ई तो मान लीजिए कांस्टेंट है हमारा, तो ये यूनिफॉर्म है, तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के। तो ई डॉट डी एस तो हमें गॉस लॉ लगा देंगे, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट ई यहाँ से बाहर आ जाएगा। एरिया होता है स्पेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस आर है तो इसका एरिया स्टूडेंट कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट जो हमारा इस क्लोज लूप में जो गॉसियन सरफेस में चार्ज इनक्लोज है वो क्यू ही है, तो क्यू यहाँ पे और बाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट इधर से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर कैप की डायरेक्शन है, ये आर यूनिट वेक्टर है जो हमारा। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इतनी ही होती है पॉइंट चार्ज के लिए। तो इससे हम वेरीफाई कर पाए कि हमारा जो गॉस लॉ है उसके एप्लीकेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और हम कुलम्स लॉ को इससे वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और इनटू आर कैप। तो इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट है। तो हमें पता है जो क्यू और क्यू नॉट के बीच अगर फोर्स लगती है तो कुलम्स लॉ से वो फोर्स इतनी ही आती है कि वो फोर्स एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर ही होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज के केस में वेरिफिकेशन देखा, इसका और कुलम्स लॉ भी इससे डिराइव हो गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है गॉस थ्योरम। इसके थ्रू हम अब डिफरेंट सिस्टम्स के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उस पर वो चार्ज है, उस पर चार्ज है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकाल, और उस पर प्लस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी स्टूडेंट उसकी डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। इस साइड इधर होगी, इस साइड इधर होगी, और इस साइड में तो होगी नहीं, इस साइड में तो पैरेलल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे सरफेस हैं स्टूडेंट, जिसपे हम जो सरफेस बनाएंगे गॉसियन वो होगा सिलेंड्रिकल। तो ये तो स्टूडेंट आउटर हमारे सर्कुलर सरफेस हैं, और ये कर्व जो हमारा कर्व है इस पे जो नीटा कैप है उस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा फ्लक्स। और यहाँ पे भी स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे नीटा कैप इधर है और ये इस साइड है, तो यहाँ पे भी जो है फ्लक्स हो जाएगा हमारा जीरो। यहाँ पे स्टूडेंट जो ई है इधर है, इसी साइड में हमारा जो अगर नॉर्मल इधर कंसिडर इस साइड कंसिडर करते हैं तो हमारा ये जो पार्ट है वो हमारा कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स में, और इसी के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट जो हमारा ये पार्ट है मान लीजिए वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है क्योंकि इसके थ्रू जीरो हो जा रहा है फ्लक्स, इसके थ्रू भी जीरो हो जा रहा है। तो ये स्टूडेंट जो हमारा सरफेस पार्ट है इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा और इसी के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट हमें पता है कि फाई इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट जो हमारा डी एस है सरफेस अगर हम लेंगे तो हमें पता है कि सिलेंडर के केस में 2 पाई आर एल आएगा जो इससे सरफेस एरिया होगा इस कर्व का। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटू 2 पाई आर एल इज टू क्यू इन, तो क्यू है स्टूडेंट जो अंदर हम मान लीजिए इनक्लोज कर रहे हैं पूरे सरफेस बनाएंगे, इसमें क्यू इन हमारा आएगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वेक्टर इज टू हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। तो इसका ध्यान रखें स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्टली भी कभी कभी आपको क्वेश्चन में लगाना पड़ सकता है फॉर्मूला। तो इसका ध्यान रखें, वेक्टर इज टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर आर कैप। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम ध्यान रखें कि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए है। अगर कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट। ये तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Intensity of electric field due to a uniformly charged non-conducting plane plate or a sheet of charge of infinite size। तो हम स्टूडेंट हमें निकालना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन प्लेट हो और या सीट ऑफ चार्ज हो स्टूडेंट इनफाइनाइट साइज का, उसके नियर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट इस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारा सीट ऑफ चार्ज है, तो नॉन कंडक्टिंग है तो पूरे सरफेस पे स्टूडेंट हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ कि कंडक्टिंग अगर होगा तो जैसे ही चार्ज आप इनसाइड डालेंगे वो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा अगर कंडक्टर होगा तो
तो जब भी चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो इनसाइड भी, तो आप समझ लीजिए वहाँ नॉन कंडक्टिंग की बात हो रही है और उस तरीके से कंसिडर करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप समझ लें ये नॉन कंडक्टिंग की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे। तो स्टूडेंट हम एक गॉस सरफेस चूज करेंगे, गॉसियन सरफेस जो हमारा ये सिलेंडर है, और यहाँ से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं कि ये इस राइट साइड में इस चार्ज से इस साइड लग रहा है, और जो लेफ्ट साइड है उस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव स्टूडेंट तो इससे दूर लगेगा इस साइड भी और इस साइड भी। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस है स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ये सरफेस कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ई और जो हमारा नीटा कैप है जो यहाँ पे सरफेस है, ये डेल्टा एस एरिया है जिसका, तो उसका जो ये जो नीटा वेक्टर है और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, जो नॉर्मल है सरफेस का, और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, और इस साइड भी स्टूडेंट वेक्टर ई वेक्टर और नीटा कैप सेम डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट जो ये कंट्रीब्यूट करेंगे दोनों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ई डेल्टा एस प्लस ई डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू तो स्टूडेंट मान लीजिए कंसीडर हो रहा है क्यू चार्ज, तो यहाँ पे स्टूडेंट सिग्मा, क्योंकि सरफेस चार्ज है तो यहाँ पे सिग्मा हमारा कंसीडर होगा, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, और ये हो जाएगा क्यू बाई डेल्टा एस, क्योंकि हम डेल्टा एस मार रहे हैं सरफेस एरिया को, तो ये मार देंगे क्यू बाई डेल्टा एस। तो क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस, तो क्यू की जगह हम सिग्मा डेल्टा एस रख देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 2e डेल्टा एस आएगा, डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ई जो है आ जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो मॉडुलस है वेक्टर ई का वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा स्टूडेंट। और अगर हम इस चीज को मीडियम में रखते हैं तो ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे कि कितना इजी वे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ये इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत जगह पे एक कंडक्टिंग सीट या दे देगा और वहाँ पे डायरेक्टली आपको पूछेगा 2 कंडक्टिंग सीट दे देगा, तो इसलिए ये याद रखें कि सिंगल सीट जो होगी नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और लेफ्ट साइड में भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि स्टूडेंट ये तो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसलिए। और स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कंडक्टिंग वर्ड यूज हुआ है, तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखें। यहाँ पे भी स्टूडेंट चार्ज शीट बोल सकता है, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज बोल सकता है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। देखिए कंडक्टिंग है तो स्टूडेंट चार्ज सरफेस पे होगा, सिर्फ जैसे चार्ज देंगे वो सरफेस पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको दो तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे एक सिंगल लाइन चार्ज था तो कंडक्टिंग में तो किस तरीके से हमारा वैल्यू आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये अगर चार्ज देंगे सरफेस पे तो इस सरफेस पे और इस सरफेस पे आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, और जो बीच में चार्ज है स्टूडेंट ये 0 होगा, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे हमने जो गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाया तो इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इस कंट्रीब्यूट हो रही है। तो यहाँ पे तो ई 0 हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो ई 0 है और यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे तो 0 है तो ये कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो ए ई डॉट डेल्टा एस आएगा, इसको टू क्यू इसको टू हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा डेल्टा एस से डेल्टा एस, तो ये हो जाएगा ई इसको टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो कंडक्टिंग प्लेट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जो कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और अगर इसको मीडियम में पुट कर देते हैं तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो और जो नॉन कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितनी थी स्टूडेंट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मेथड से भी, ये देखिए ये कंडक्टिंग सीट है तो E1 E2, तो वहाँ पे आप देख रहे थे एक सीट जो थी उसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कंट्रीब्यूट हो रहा था, तो यहाँ पे 2 सीटों की वजह से कंट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए आपका जो ई है कंडक्टिंग के केस में वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। जो हमारा मीडियम में जाएंगे तो अगर हम मीडियम में जाएंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 1-2 सीटें ऐड हो जाएं या 2 सीटें रख दें डिफरेंट चार्जेस की, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे कैसा होगा हम देखेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन प्लेट्स और 2 पैरेलल सीट्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे जो नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज हैं उनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे देखनी है। तो आप देख सकते हैं 2 चार्जेज हैं, अपोजिट चार्जेज हैं, फिर हम आगे देखेंगे जब सेम चार्जेज होंगे तो अपोजिट चार्जेज हैं, प्लस सिग्मा चार्ज इस पे है माइनस सिग्मा चार्ज इस पे है, और ये नॉन कंडक्टिंग है तो जानते हैं कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये करेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पे हम देखते हैं, पहले पी पॉइंट पे देखते हैं। तो पी पॉइंट पे जो फील्ड है स्टूडेंट देख सकते हैं ये 1 है और ये 2 है, तो 1 की वजह से प्लस है तो इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और 2 की वजह से नेगेटिव है तो इस साइड होगी, क्योंकि अट्रैक्शन होगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जा रहे हैं स्टूडेंट। तो पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी
मॉड ऑफ E1 प्लस मॉड ऑफ V2 वेक्टर, मॉड ऑफ E1 वेक्टर प्लस मॉड ऑफ V2 वेक्टर। तो स्टूडेंट ये आप जानते हैं इसकी वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अगर मीडियम हम यूज करेंगे स्टूडेंट, मीडियम कंसीडर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इसलिए हमारा स्टूडेंट पी पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। जो यहाँ पे अगर हम क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो हमारी जो फर्स्ट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 इस डायरेक्शन में होगी, और जो सेकंड सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव माइनस सिग्मा के कारण वो इस साइड होगी। तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसलिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी 0, कैंसिल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और हो जाएगी वैल्यूज की आ जाएगी 0। तो स्टूडेंट इस तरीके से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो गई। और यहाँ पे जब R पॉइंट पे भी स्टूडेंट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो स्टूडेंट यही सिचुएशन होगी और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी, क्योंकि जो प्लस सिग्मा है पहली सीट के कारण वो तो इस साइड लगेगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से इस साइड लगेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को कैंसिल कर लेंगे और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आ जाएगी इस पॉइंट पे भी। तो Q और R पॉइंट पे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा। और P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम नॉन कंडक्टिंग, पहले सिंगल सीट में देखा था, अब 2 नॉन कंडक्टिंग सीट रख दी गई है तो किस पॉइंट पे किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जब हम अपने दोनों चार्जेस को सेम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से मिलती है। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से सीट चार्ज में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों चीज़ों को डील करना जरूर सीख लें। मैंने यहाँ पे अलग से बताया, देखिए ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेंगी और आप पॉइंट्स पे डायरेक्शन को प्लस माइनस देख के साइन बनाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। देखिए नॉन कंडक्टिंग सीट है क्योंकि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के होगी मीडियम में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के होगी। और जो अगर कंडक्टिंग है स्टूडेंट्स तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और जो नॉन कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो इसका ध्यान रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये नॉन कंडक्टिंग है तो उस वजह से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के होती है, तो फिर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लेकिन सेम चार्जेस हैं ध्यान रखें। पहले हम पी पे देखते हैं, तो पी पे देखिए इस प्लस के कारण इस साइड और इस प्लस के कारण इस साइड, तो यहाँ कैंसिल, तो यहाँ पे 0 होगा स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखें ये सेम चार्जेस हैं। यहाँ पे स्टूडेंट +1 के E1 इधर इस साइड और E2 भी इधर क्योंकि ये भी प्लस है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगी दोनों ऐड होके। और इस साइड भी सेम होगा स्टूडेंट, इस साइड E1 की वजह से इस साइड E2 की वजह से, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगी और बीच में P पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड Q और R पॉइंट पे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होगी, लेकिन P पॉइंट पे स्टूडेंट 0 हो जाएगी अगर सेम नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्जेस रख दिए जाए तो। और स्टूडेंट यहाँ पे अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे तो देखते हैं, तो भी स्टूडेंट यही कंडीशन होने वाली है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में होगी और इस डायरेक्शन में होगी इस साइड में, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस डायरेक्शन में थी और इस डायरेक्शन में थी, लेकिन जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ भी 0 है क्योंकि इसकी चार्जेस की वजह से इस साइड लगेगी, इस चार्ज की वजह से इस साइड लगेगी, तो यहाँ 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इसकी वजह से इस साइड लगेगी, इसकी वजह से भी इस साइड लगेगी, और यहाँ पे स्टूडेंट इसकी वजह से भी इस साइड लगेगी और इसकी वजह से भी इस साइड लगेगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट वेक्टर ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगी और यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट आगे ये देखते हैं, तो स्टूडेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर चार्ज कंडक्टिंग प्लेट हो, 2 चार्ज कंडक्टिंग प्लेट रखी हो, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों पॉइंट्स पे किस तरीके से आ रही है। तो P और Q और R पॉइंट पे देखेंगे हम स्टूडेंट। तो देख रहे हैं जो हमारा P पॉइंट्स है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि पूरे सीट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जो कंडक्टिंग प्लेट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की होगी। तो इस पूरे सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इस साइड, और इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 है वो इस लग रही थी। इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखेंगे पॉइंट Q पे, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है वो इस साइड में आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी इसी साइड में आ रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो सम हो जाएंगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी होगी 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की। और यहाँ पे भी स्टूडेंट R पॉइंट पे भी यही सेम सिचुएशन होगी, तो यहाँ पे भी E1 इस डायरेक्शन में और E2 भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये जो जब सम करेंगे स्टूडेंट तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो स्टूडेंट जो हमारी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 और यहाँ पे 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और इस पॉइंट पे भी 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इस तरीके से हमने देखा कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो कंडक्टिंग सीट हो और नॉन कंडक्टिंग सीट हो, पहले तो सिंगल सीट हो, फिर अगर डबल सीट हो, अगर 2 सीट रखते हैं। और एक बार हमने ये भी देखा कि एक
अपोजिट चार्जेज हों और सेम चार्जेज हों तब कैसी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो आप हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंडक्टिंग केस दे, सीट ऑफ चार्जेस दे और नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज दे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट हम ये आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे या तो आपका कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर हो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल हो। तो दोनों के केस में हमारे जो चार्जेज हैं वो हमेशा सरफेस पे ही रहने वाले हैं, क्योंकि हॉलो रहेगा तो भी सरफेस पे रहेंगे और कंडक्टिंग रहेगा तो जैसे ही चार्ज देंगे आप कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर रहेगा तब भी चार्जेस सरफेस पे ही आएंगे। तो उसमें कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट, ये ध्यान रखें कि या तो नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्पेरिकल सेल हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर हो। तो दोनों के केस में हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि दोनों के केस में जो चार्ज आएगा स्टूडेंट सरफेस पे ही रहेगा। तो अगर स्टूडेंट ये हमारा नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्पेरिकल सेल है, या इसे आप कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर भी मान सकते हैं, जिसपे जो चार्ज प्लस क्यू है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। तो पहला जो हम एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए कोई पी है, इस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट हमारा जो ये रीजन है हमारा गॉसियन सरफेस, मान लीजिए स्मॉल आर यहाँ पे है, हमारा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर है कैपिटल आर से यहाँ पे इस कंडीशन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ई जो ds आएगा वो 4πr² आ जाएगा स्पेयर के केस में, और q अपन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो सिग्मा है हमारा q बाई ए होता है, तो यहाँ पे जो हमारा स्पेयर है उसकी जो एरिया आएगा वो 4πr² आ जाएगा सरफेस एरिया। तो सिग्मा इक्वल्स टू q अपन 4πr², तो q इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाई 4πr²। तो q की जगह अगर सिग्मा 4πr² रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम गॉस लॉ के मेथड से इजीली अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट केस। तो स्टूडेंट अब हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे जबकि हमारा जो पॉइंट है वो हमारे सरफेस पे ही लाई कर रहा हो। तो हम देखेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो क्यू इनक्लोज होगा तो क्यू ही रहने वाला है, और क्यू इसको जो सिग्मा इसको टू क्यू बाई है, तो सिग्मा क्यू बाई 4πr²। तो ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे ई डॉट 4πr² हो जाएगा, क्योंकि ds इस बार जो हमारा है वो 4πr² ही आने वाला है, क्योंकि सरफेस पे ही है हमारा पॉइंट। तो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R है इसके इसमें स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/4π क्यू बाई r²। और अगर इसमें हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा के फॉर्म में, तो हमारा जो ई होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको याद रखें स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट जो हमारा तीसरा केस है, अगर हमारा जो पॉइंट्स है वो इनसाइड हो, यहाँ पे देख लीजिए जो सरफेस है इसके अंदर है हमारा पॉइंट्स, तो जो स्मॉल आर है वो स्मॉलर है कैपिटल आर से, तो हमारा पॉइंट अंदर है अगर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा हॉलो स्पेयर है तो आप जान रहे हैं कि वहाँ पे क्यू नहीं होगा, और अगर हमारा कंडक्टिंग स्पेयर है तो भी आप जान रहे हैं कि हमारा जो भी क्यू हम देते हैं वो सरफेस पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो क्यू इन है वो जीरो होगा, तो इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट इस केस में वो जीरो होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये डायरेक्टली आपसे ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखें। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टिंग स्पेयर होगा उसके अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, या हॉलो स्पेयर होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। और पोटेंशियल की बात इसके बाद हम करने वाले हैं। तो आप जानते हैं गॉस लॉ से कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज जीरो होगा स्टूडेंट यहाँ, इसलिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे हम इस केस में। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया है, तो हमें पता है कि स्टूडेंट अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई हो, तो मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, v इक्वल्स टू -∞ टू r e डॉट dr। तो हम इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है तीनों केसेस में, हमें एक्सटर्नल पॉइंट पे पता है, एट सरफेस पता है, और इंटरनल पॉइंट पे भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम स्टूडेंट इस केस में जो हमारा हॉलो स्पेरिकल सेल है या कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर है उस केस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे देखते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्मॉल आर जो है ग्रेटर देन आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी 1/4π क्यू बाई r² है। इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट 0 टू v dv, तो v आ जाएगा ये, और -∞ टू r e डॉट dr की वैल्यू रखेंगे 1/4π क्यू बाई r² dr माइनस q डिवाइडेड बाई 4π तो हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और हमारा जो ये r का फंक्शन हो तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो r dr के रिस्पेक्ट में, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/r। तो
हम इसके बाद जो हमारी लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसको रखेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आएगा 1/4 Q बाई आर। तो स्टूडेंट अगर हम Q को सिग्मा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई ए के फॉर्म में, तो सिग्मा के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर टू होगा ई स्मॉल आर। तो स्टूडेंट बी की जो वैल्यू होगी वो होगी स्टूडेंट ई स्मॉल आर। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हम सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर पे स्टूडेंट सेम वही स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि आर इक्वल्स टू आर पे हम सरफेस पे आ जाएंगे। तो बी जो हमारा होगा सिग्मा आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट या ई मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो सरफेस पे इतना होगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जो सरफेस पोटेंशियल पे होगा बी इक्वल्स टू सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट और या इक्वल्स टू हो जाएगा ई मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर। अब देखते हैं स्टूडेंट पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट क्या होगा। तो ई अगर जीरो है स्टूडेंट तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ई होता है माइनस डी वी बाई डी आर टू जीरो। तो अगर ई जीरो है तो हमारा पोटेंशियल जो स्टूडेंट कांस्टेंट होगा, तो आप समझ सकते हैं वी कांस्टेंट होगा। किसी का अगर डिफरेंस जीरो आ रहा है, डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, तो वो कांस्टेंट होगा, तो बी कांस्टेंट हो जाएगा। और बी की भी जो वैल्यू होगी वो सरफेस पे जो वैल्यू है उतनी ही होगी, तो 1/4 Q/r। इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो इनसाइड बी है वो उसकी जो वैल्यू है वो है 1/4 Q/r। जो सरफेस पे वैल्यू उतनी वैल्यू स्टूडेंट इनसाइड भी है पोटेंशियल की, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट हम ग्राफ को समझेंगे दोनों केसेस में। तो स्टूडेंट ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो ग्राफ था, ये मैं वहाँ पे नहीं बताया आपको, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। दोनों ग्राफ को एक ही साथ समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच ग्राफ है। नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्पेरिकल सेल है या कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ है ये आर के बीच। तो आप देख सकते हैं कि जो इनसाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो है। यहाँ पे देखिए जीरो है इनसाइड। सरफेस पे 1/4 Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर थी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो बाहर आए हम तो यहाँ पे देखा हमने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी 1/4 Q बाई स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल आर ग्रेटर देन आर था। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोनेंशियल इस तरीके से डिक्रीज हो रही थी, और यहाँ पे कांस्टेंट थी स्टूडेंट, यहाँ तक कांस्टेंट थी एग्जैक्ट इसी वैल्यू पे, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो भी नोन था। तो आर के केस में सरफेस पे तो एकदम कांस्टेंट थी इस पे, बट यहाँ पे जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं सरफेस से, वैसे ही डिक्रीज होती है इस साइड भी इस साइड भी। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वैरी कर रही है इनसाइड स्पेयर और आउटसाइड स्पेयर, कंडक्टिंग स्पेयर के केस में या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्पेरिकल सेल के केस में। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, सरफेस पे कांस्टेंट है, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू है एक, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आर बढ़ता है वैसे ही घटना स्टार्ट हो जाती है, और जो 1/r स्क्वायर के हिसाब से वो रिड्यूस होती जाती है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच जो हमारा था, जो इस पॉइंट है सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस के बीच वेरिएशन है। और अभी हम पोटेंशियल के लिए भी देखेंगे स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल का ग्राफ भी आप देखें, तो ये पोटेंशियल का ग्राफ है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं इन साइड जो है पोटेंशियल हमारा ई जीरो था, तो वहाँ पे पोटेंशियल हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट होता है, बी इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q बाई आर या सिग्मा आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारा पोटेंशियल है वो इनसाइड कांस्टेंट है, और जैसे ही हम सरफेस के बाहर आते हैं वैसे ही हमारा पोटेंशियल 1/r के रिस्पेक्ट में घटने लगता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से देख सकते हैं हमारा पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस घट रहा है और इनसाइड द सरफेस कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती है, और पोटेंशियल वी प्रोपोर्शनल टू 1/r के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता है। तो सुन ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। तो स्टूडेंट एक नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए, अभी तक हमने नॉन हॉलो स्पेयर के लिए देखा, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्पेयर के केस देखा था, बट अब हम नॉन कंडक्टिंग स्पेयर का केस देखेंगे। तो स्टूडेंट नॉन कंडक्टिंग होगा तो पूरे स्पेयर के अंदर अंदर जो चार्जेस होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। स्टूडेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बता दूं, रो इक्वल्स टू Q बाई V, और जो हमारा वॉल्यूम होता है स्पेयर का होता है 4/3 πr3। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखें, रो इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 4/3 πr3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो स्टूडेंट अगर हमारा पॉइंट बाहर है सरफेस के, तो स्मॉल आर अगर ग्रेटर देन आर है, कैपिटल आर है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं आज आर इज ग्रेटर देन आर के केस में हमारा इतना हो रहा है, और पोटेंशियल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो बी इक्वल्स टू ER आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप समझ सकते हैं। और अगर सरफेस पे हम आ जाते हैं तो आर इक्वल्स टू आर हो जाएगा, तो एट पॉइंट Q इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल्स टू आर हो जाएगी। तो आर इक्वल्स टू आर पे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर।
आर कैप, जो आर कैप की डायरेक्शन होगी रेडियल वो डायरेक्शन होगी, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा हो जाएगा E मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर। तो ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं और सिमिलर ही है स्टूडेंट, वहाँ पे अगर गॉस लॉ लगाएंगे तो सेम ही आएगा जैसे वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, क्योंकि क्यू इनक्लोज जो होगा वो क्यू ही आएगा, और क्यू पे हम वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी के फॉर्म में क्यू को लिख सकते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, लेकिन अभी वो तो हमने यहाँ पे बता दिया, आप पुट करके यहाँ पे उसकी वैल्यू उस फॉर्म में लिख सकते हैं, रो के फॉर्म में। इनसाइड कैलकुलेट करेंगे नॉन कंडक्टिंग के केस में, इनसाइड स्पेशल केस है हमारा, इसमें हमको क्यू निकालना होगा उस रीजन में, क्योंकि जो होल स्पेयर है उसमें तो क्यू है, लेकिन अगर हम बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं और वहाँ गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, तो जो हमारा क्यू होगा वो टोटल क्यू नहीं होगा, उसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे इस पूरे सरफेस में तो क्यू है चार्ज, लेकिन इस सरफेस में अगर इस बाउंड्री में देखेंगे इस रीजन में, तो हमें स्मॉल क्यू वहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना इनक्लोज हो रहा है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, उतना ही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही चार्ज। तो इसलिए स्टूडेंट ये स्पेशल केस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गॉस लॉ हम लगाते हैं इनसाइड स्पेयर के, तो जो सरफेस इंटीग्रल डॉट डी एस इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई 0 से आर तक हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश स्टूडेंट वो चार्ज है जो कि उस गॉसियन सरफेस में इंक्लोज है। तो आप देख सकते हैं क्यू डैश इक्वल टू रो वी डैश, तो वी डैश वो वॉल्यूम है जो स्मॉल आर के रीजन में कवर हो रहा है, तो क्यू डैश अगर कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू आती है क्यू मल्टीप्लाई बाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हैं स्टूडेंट, इसका तो सर्फेस इंटीग्रल हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्यू की जगह क्यू डैश की जगह ये पुट कर देते हैं, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है स्टूडेंट वो आती है रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो इसमें अगर आर वेक्टर बाई आर रखेंगे तो यार आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आएगा वेक्टर इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और आर वेक्टर या हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में है स्टूडेंट वो है रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारा डायरेक्शन है वो है रेडियल डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और अगर हम पोटेंशियल निकालें स्टूडेंट बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर अगर कैलकुलेट करते हैं, ई डॉट डी आर अगर डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू के फॉर्म में, तो अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब ब्रैकेट में 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या अगर हम डेंसिटी के फॉर्म में इसे कैलकुलेट करें तो रो डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप समझ सकते हैं, स्पेशल केस था हमारा नॉन कंडक्टिंग के केस में, और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों कैलकुलेट कर लिया है। अब स्टूडेंट हमारा एक पॉइंट बचता है, अगर हम सेंटर पे देखें तो आर इक्वल टू 0 पे, जो हमारा स्मॉल आर का वेरिएशन अगर वो 0 हो जाए तो हम एग्जैक्ट सेंटर पे होंगे यहाँ पे अगर हम अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे बी सेंटर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्मॉल आर को 0 ले लिए हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल की होगी 3/2, और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट ये जितना हमारा सरफेस पे था वो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये जो पोटेंशियल होता है इसमें इस सरफेस पे होता है स्पेयर के, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो हो जा रही है सेंटर पे, उसकी वैल्यू हो जा रही है 3/2 उतनी पोटेंशियल एट सरफेस। तो पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस। तो स्टूडेंट इसलिए अगर हम ग्राफ इसमें प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं आउटसाइड तो हमारा वेरी करेगा 1/r के रिस्पेक्ट में, आउटसाइड तो हमारा वेरी करेगा 1/r के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो इनसाइड है और हमारा जो इनसाइड से हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है पोटेंशियल इस केस में, क्योंकि देख सकते हैं आप इस केस में आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे तो बी घट रहा है, यहाँ पे भी घट रहा है, लेकिन जैसे हम इनसाइड सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो ये 1.5 टाइम्स है ना, जो हमारा सरफेस पे उसका 1.5 टाइम्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जो हमारा पोटेंशियल है इनसाइड में वो यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज हो है, और आउटसाइड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और जो हमारा सेंटर पे पोटेंशियल है वो 1.5 टाइम्स है जो सरफेस पे पोटेंशियल उसका। तो स्टूडेंट आई होप आपको गॉस लॉ समझ में आया होगा, और आप ये भी समझ पाए होंगे कि इसके एप्लीकेशन से हम एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पा रहे हैं बहुत इजीली, और बहुत सारे केसेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया है, जैसे कंडक्टिंग स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो या कोई नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट हो या कोई कंडक्टिंग चार्ज शीट हो, या हम डबल शीट ले लें कोई कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, तो हम हर केस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, या कोई पॉइंट चार्ज हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आपको डेराइव करने के लिए भी आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और इसके रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में।
तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैट्स से रिलेटेड, जो कि गॉस-लॉ और गॉस-लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड था कि कैसे हम गॉस-लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ से रिजल्ट्स को निकालते हैं। और ये ग्राफ भी मैंने आपको समझाया, तो इससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ग्राफ के फॉर्म में फ्रेम कर दिए जाते हैं, तो उसमें स्टूडेंट को बहुत ध्यान देना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टाइम बहुत फास्ट बीत रहा है और हमें अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना है, तो आप कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम लिंक पे जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और फर्दर अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी उसके लिए बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि जो स्टूडेंट इस लॉकडाउन पीरियड में अच्छी गाइडेंस में नहीं हैं उनको गाइडेंस मिल सके और अपनी पढ़ाई को बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और स्टूडेंट, अगर आप BHU एग्जाम देने वाले हैं इस बार, या अदर कोई भी कंपटीशन देने वाले हैं और आप 12th में या अगर आप 12th पास आउट हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी एक शीट कंफर्म करनी होगी जहाँ से आप यूजी डिग्री, जो भी यूजी डिग्री करना चाहते हैं, चाहे बीटेक करना चाहते हैं, चाहे BSc करना चाहते हैं, चाहे BA करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहिए। इसके लिए आपको स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी होगी। तो जो भी स्टूडेंट BSc मैथ्स या BSc बायो BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस चैनल पे बने रहें। वो इस बार ज़रूर एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन उनके लगने वाले हैं यहाँ से, मैं इसलिए सारी प्रॉब्लम्स कराता रहूँगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। तो स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ स्टूडेंट।